كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास सोशल से 16th चैप्टर जिसका नाम है रियासती असम्बली में क़ानून साजी। इसका जो भी PDF होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उर्दू मीडियम स्टडी सर्कल पर। क्लियर? तो हम चलें इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क़वानीन पार्लियामेंट और क़ानून साज असम्बलियों में बनाए जाते हैं। दस्तूर हिंद में बताया गया है कि इन मजालिस का क़ानून साजी का तरीक़ा क्या है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो भी क़वानीन हैं जैसे कि ट्रिपल तलाक़ का क़ानून पास हुआ था, इसी तरह से अभी कौन सा CAA के बारे में चल रहा है, तो ये तमाम क़वानीन जो होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट और जो क़ानून साज असम्बली है वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो जो ये बनाने का तरीक़ा है ये तमाम तरीक़ा दस्तूर हिंद में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, दस्तूर हिंद ने हर रियासत के लिए एक क़ानून साज मजलिस मुक़न्नना की गुंजाइश रखी है। हर रियासत की मुक़न्नना में गवर्नर और 1 या 2 ईवान होते हैं, यानी रियासत की मुक़न्नना 2 ईवानी या 1 ईवानी होती है। ईवान ज़ेरे को क़ानून साज असम्बली कहा जाता है, जबकि ईवान बाला को क़ानून साज कौंसिल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, जो दस्तूर हिंद है, दस्तूर हिंद के मुताबिक जो भी स्टेट है वहाँ पर एक मुक़न्नना यानी कि लेजिस्लेचर होगा, क्योंकि हर स्टेट को अपने कुछ क़वानीन बनाने होते हैं। वो क़वानीन वहाँ के मुक़न्नना में बनाए जाएंगे। मुक़न्नना के साथ में एक गवर्नर और जो ये मुक़न्नना है जो लेजिस्लेचर है 1 ईवानी या फिर 2 ईवानी हो सकता है। यानी जो रियासत की लेजिस्लेचर है, जो रियासत की मुक़न्नना है 2 ईवानी भी हो सकती है या फिर 1 ईवानी भी हो सकती है। मतलब क्या है, एक जो स्टेट होता है उसमें एक क़ानून साज असम्बली होती है और एक क़ानून साज काउंसिल होती है। आपने सुना होगा लोअर हाउस, अपर हाउस, इस तरह से सुना होगा ना। तो चंद स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ क़ानून साज असम्बली होती है, क़ानून साज काउंसिल नहीं होती। लेकिन चंद स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें क़ानून साज असम्बली भी होती है और क़ानून साज काउंसिल भी होती है। तो जिन स्टेट्स के अंदर 2 भी पाए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे 2 ईवानी मुक़न्नना या फिर बाई कैमरल, उसे क्या कहेंगे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। लेकिन ऐसा स्टेट जिसमें सिर्फ क़ानून साज असम्बली है, क़ानून साज काउंसिल नहीं है, तो वैसे स्टेट को कहेंगे 1 ईवानी मुक़न्नना। क्या कहेंगे, 1 ईवानी मुक़न्नना। तो इस तरह से जो स्टेट्स है वो उसके अंदर जो मुक़न्नना है 2 ईवानी भी हो सकती है, 1 ईवानी भी हो सकती है। 2 ईवानी किसे कहेंगे, जिसके अंदर क़ानून साज असम्बली भी है खुद की स्टेट की और क़ानून साज काउंसिल भी है स्टेट की। 1 ईवानी किसे कहेंगे, जिसके अंदर सिर्फ क़ानून साज असम्बली होगी। तो वैसे स्टेट को हम कहेंगे कि उसके अंदर 1 ईवानी मुक़न्नना है। क्लियर? तो चंद ही ऐसी रियासतें हैं जिसके अंदर 2 ईवानी मुक़न्नना यानी कि 2 ईवानी क़ानून साज मजलिस लेजिस्लेटिव असम्बली 2 ईवानी पाई जाती है। ऐसे चंद ही स्टेट हैं। हमारा तेलंगाना में भी 2 ईवानी मुक़न्नना पाई जाती है। यहाँ पर क़ानून साज असम्बली भी है और क़ानून साज काउंसिल भी है। क्लियर? तो हम नेक्स्ट देखेंगे क़ानून साज असम्बली। क्या देखेंगे हम, क़ानून साज असम्बली, लेजिस्लेटिव असम्बली। फर्स्ट पॉइंट है रियासत में क़ानून साजी करने वाली अहम तरीन मजलिस असम्बली है। जो क़वानीन रियासती सतह पर बनाए जाते हैं वो असम्बली में ही बनाए जाते हैं। रियासती असम्बली मेंबर MLA जो पंचायत के अरकान की तरह मुंतखब किए जाते हैं। MLA मतलब क्या, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली। MLA तो आप सभी को पता होगा। रिसेंटली हमारे तेलंगाना में इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस में क्या किया गया था, तेलंगाना के असम्बली हल्के डिवाइड हो गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड हो गए थे असम्बली के, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक MLA मुंतखब किया गया। तो वो तमाम MLA क़ानून पर बहस व मुबाहसा करते हैं क़ानून साज असम्बली में। आम तौर पर हर असम्बली की मियाद 5 साल होती है। ये तो आप सभी को पता होगा। 5 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं और MLAs को मुंतखब किया जाता है। तो इस हिसाब से हर असम्बली की मियाद 5 साल होती है। लेकिन गवर्नर के हुक्म से वो मियाद की तकमील से क़ब्ल भी तहलील की जा सकती है। यानी कि गवर्नर के पास वो इख्तियार है कि वो 5 साल से कम वक्फ़े के अंदर भी
वो जो हुकूमत है उसको तहलील कर सकता है। इसी तरह कौमी हंगामी हालात में पार्लियामेंट को यह हक़ हासिल है कि रियासती असम्बली की मियाद में एक मरतबा 1 साल का इजाफ़ा कर सकती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो गवर्नर है उसको ये इख्तियार है कि वो 1 साल या फिर कम वक्फे में भी तहलील कर दे असम्बली की मियाद को, और जो पार्लियामेंट है उसको क्या हक़ है वो कि वो रियासती असम्बली की मियाद को एक मरतबा 1 साल के लिए इजाफ़ा भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, रियासती असम्बली का इजलास साल में 2 मरतबा मुनक़्क़िद होना लाजमी है। 2 इजलासों के दरमियान 6 माह से ज़ायद वक्फ़ा नहीं होना चाहिए। आपने रियासती असम्बली के इजलास टीवी पर देखे होंगे, जब डीएससी या फिर टेट या फिर कोई और इशू के बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं, बहस व मुबाहिसा करते हैं। स्पेशली जब डीएससी के रिलेटेड बताया जा रहा था, जो असम्बली है वहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही थी, अकबरुद्दीन अवैसी ने उर्दू डीएससी के बारे में कहा था, तो हम लोगों ने कितना गौर से सुना था। तो ये तमाम जो बहस व मुबाहिसात है वो कहाँ पर होते हैं, रियासती असम्बली में होते। तो उसका जो इजलास है वो साल में 2 मरतबा होना लाजमी है, और जो 2 इजलास है उनके दरमियान 6 माह से ज़ायद का वक्फ़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एमएलए। एमएलए किसे कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली, रुकने कानून साज असम्बली, और ये कहाँ पर होता है, कानून साज असम्बली में। नेक्स्ट एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कहाँ होते हैं, कानून साज काउंसिल में। क्लियर। नेक्स्ट है हल्क़ाए असम्बली। तेलंगाना के असम्बली के अरकान में हर एक का इंतखाब एक इंतखाबी हलक़े से किया जाता है। सारी रियासत में 119 इंतखाबी हलक़े हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो तेलंगाना के असम्बली के अरकान हैं उसके जो इंतखाबी हलक़े हैं वो कितने हैं सारी रियासत में, 119, 119। और जो ये इंतखाबी हलक़े होते हैं उसकी तादाद किस पर मुनहसिर होती है, वहाँ की आबादी पर मुनहसिर होती है। तेलंगाना का हर इंतखाबी हलक़े में उमूमन 1,70,000 वोटर्स होते हैं, यानी कि अंदाज़ा है ये। तमाम मर्द व ख़वातीन जिनकी उम्र 18 साल मुकम्मल हो चुकी होती है वो वोट देने का हक़ उन्हें हासिल हो जाता है। ये तो सभी को पता है। क्या किया जाता है, अब तो मतलब इलेक्शन का पीरियड है, तो जो लोग जिस इलाक़े या फिर हलक़े में रहते हैं वहाँ अपने नाम वोटर की हैसियत से दर्ज कराना पड़ता है। हर हलक़े के तमाम वोटर्स वोट देकर क्या करते हैं, एक रुकन असम्बली का इंतखाब करते हैं। हर हलक़े में कई गांव, कस्बात, शहर भी होते हैं। कभी कभार बहुत बड़े शहरों को क्या किया जाता है, कई हलक़ों में तकसीम किया जाता है। जैसे कि हैदराबाद है, हैदराबाद में आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर 13 असम्बली इंतखाबी हलक़े हैं। कहाँ पर, हैदराबाद में 13 असम्बली इंतखाबी हलक़े हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने देखा कि जो एमएलए है वो कहाँ के लिए मुंतखब किया जाता है, कानून साज असम्बली के लिए। वो दरअसल रुकन है कानून साज असम्बली का, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली। तो जो एमएलए है उसका इंतखाब किस तरह से किया जाना चाहिए, यानी कि किस तरह से किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चले देखते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, तमाम रियासती असम्बली के इंतखाबात मुनक़्क़िद करता है। कौन, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के अमल में वोट डालने के लिए बैलेट पेपर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन इस्तेमाल करता है। कौन, इलेक्शन कमीशन। यानी कि बैलेट पेपर से इलेक्शंस होते हैं या फिर जो वोटिंग मशीन है ईवीएम उसके ज़रिए इलेक्शंस होते हैं, मुनक़्क़िद किए जाते हैं। कौन करते हैं, इलेक्शन कमीशन मुनक़्क़िद करता है। जो रियासती कानून साज असम्बली है उसके लिए आमतौर पर कितने साल में एक बार मुनक़्क़िद किए जाते हैं इलेक्शंस, 5 साल में एक बार। हम कितने बार वोट देते हैं एमएलए के लिए, 5 साल में एक बार वोट देते हैं। वो अफराद जो असम्बली के मतलब रुकन बनना चाहते हैं, इंतखाबात के मुकाबले में क्या करते हैं, वो लोग हिस्सा लेते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस वगैरह, वो क्या करते हैं, अपने उम्मीदवारों को इलेक्शंस में ठहराते हैं। ठीक है, ठहराने के बाद बाज़ ऐसे अफराद भी रहते हैं जो किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं रहता, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, आज़ाद उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रहते हैं वो। तो ये उम्मीदवार इलेक्शंस के लिए ठहरते हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। और जो इंतखाबात में, ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए, इंतखाबात में जो हिस्सा लेने वाला फ़र्द है उसके लिए ज़रूरी है कि वो हिंदुस्तान का शहरी हो और उसकी उम्र होनी चाहिए 25 साल।
कितनी 25 साल। और उसके अलावा वो मरकज़ी या फिर रियासती हुकूमत के तहत किसी भी नफ़ा बख्श मुलाजिमत पर फायज ना हो और दिगर शराइत जो क़ानून की जानिब से तय करता हो उनको पूरा करता हो। ये ज़रूरी है किसके लिए, जो उम्मीदवार है उसके लिए। क्या क्या ज़रूरी है, पहले तो वो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल। और कोई भी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से उसको मुलाजिमत का फ़ायदा हो। तो वो सब शराइत अगर सही है तो तभी वो उम्मीदवार की हैसियत से ठहर सकता है इलेक्शंस लड़ने के लिए। क्लियर। तो जब इंतखाबात का वक्त क़रीब आता है तो इंतखाबात में जो सियासी पार्टियां होती हैं वो बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। क्यों? क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां क्या करती हैं, उनके उम्मीदवार अपने इंतखाबी मंशूर को अवाम के सामने पेश करती हैं, यानी कि वो मैनिफेस्टो जारी करती है और उसमें बताती है कि अगर हम जीत कर आएंगे तो ये वादा पूरा करेंगे। जैसा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या कहा था, जब इलेक्शंस नहीं हुए थे तो उससे पहले एक कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया गया था। उसके अंदर जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन था उसके अंदर ये बताया गया था कि उर्दू मीडियम के लिए स्पेशल डीएससी कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन जो मंशूर था बस वो मतलब लिखने के लिए है, ऐसा ही रह गया, उस पर अमलावारी नहीं की गई। तो वो जो मंशूर है उसमें बस बताया जाता है कि हम आगे जो भी 5 साल है उसमें क्या क्या करने वाले हैं, हम आपसे ये मतलब ये वादे करते हैं, वो तमाम उस मैनिफेस्टो में दर्ज किए जाते हैं। वो लोग उसके ज़रिए क्या करते हैं, अवाम को यकीन दिलाते हैं कि अगर हम आ जाएंगे तो आपको ज़रूर इनको पूरा करके देंगे। और फिर बड़ी बड़ी रैलीज निकाली जाती है और वोटरों से मुलाकात की जाती है और जो भी उम्मीदवार हैं उनके हक़ में बहुत ही बड़े बड़े मुहिम चलाए जाते हैं। फिर उसके बाद में इलेक्शन का दिन आता है और राय दही के दिन लोग एक के बाद एक वोट देते हैं और राय दही के मरकज़ पर यानी कि पोलिंग बूथ पर उसका ऑफिसर होता है जो वोटरों की शनाख्त करने का ज़िम्मेदार होता है। और जो भी वोटर्स हैं उनके पास क्या रहना ज़रूरी है, इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। जो भी हमारे तेलंगाना में तो चिट्स देते हैं और वोटर कार्ड भी होता है, वोटर आईडी, वो भी लेकर जाया जा सकता है। और जो ये वोट है ये खुफिया राय दही होती है, यानी कि वोट देने के बाद वोटर को इस बात का इजहार नहीं करना चाहिए कि वो उसने किसको वोट दिया है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद में जो भी वोट्स डाले गए थे उनको गिना जाता है और ऐसी पार्टी को अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी समझा जाता है जिसने जो जुमला नशिस्तें हैं उसका निस्फ से ज़ायद हिस्सा पर वो कामयाबी हासिल कर ली हो। आधे से ज़्यादा सीट जिसको ज़्यादा आ चुके हैं उसको क्या समझा जाता है कि वो पार्टी अक्सरियत में है। जैसे कि लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ, जो कांग्रेस है उसने ज़्यादा सीट्स हासिल किए थे दूसरे पार्टी से। टोटल तेलंगाना के सीट्स कितने हैं, 119 हैं। 119 में से 64 सीट्स पर कांग्रेस ने हुकूमत जमा ली थी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ था उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, क़वानीन को नाफिज करने, तरक्की के मंसूबों पर अमलावरी करने और असम्बली में फलाही स्कीमात और नए क़वानीन की तदवीन की मंजूरी की ज़िम्मेदार काबीना होती है। अब तक हमने क्या पढ़ा कि इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद में एक सियासी पार्टी ज़्यादा वोट से जीत गई। फिर जो भी एमएलएस होते हैं उन एमएलएस में से किसी एक को गवर्नर की जानिब से चीफ़ मिनिस्टर बनाया जाता है। जो तमाम एमएलएस होते हैं वो सियासी पार्टी के तमाम एमएलएस अपने ही अरकान में से किसी एक को अपना कायद यानी कि लीडर मुंतखब करते हैं और उसी कायद को जो रियासत के गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, चीफ़ मिनिस्टर या फिर वज़ीर आला बनाते हैं। चीफ़ मिनिस्टर क्या करता है, अपनी पार्टी के जो भी अरकान हैं एमएलएस है उनमें से वज़ीरों का इंतखाब करता है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, आप हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे, इस तरह से इंतखाब करता है और इनको लेकर मजमूई तौर पर काबीना या फिर मजलिस वज़रा कहा जाता है। जो एमएलएस होते हैं जो मुख्तलिफ़ दफातर संभालते हैं उनको और चीफ़ मिनिस्टर को इनको मिलाकर क्या कहा जाता है, काबीना, कैबिनेट या फिर मजलिस वज़रा कहा जाता है।
काबीना को ही उर्फ़ आम में हुकूमत कहा जाता है, क्योंकि यही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से रूल्स अब बनाए जाएंगे, कौन से क़वानीन को नाफिज़ किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क़वानीन को नाफिज़ करने, तरक्की के मंसूबों पर अमल आवारी करने और असम्बली में फ़लाही स्कीमात, जो भी नए क़ानून ये लोग लाना चाहते हैं जैसे कि डबल बेडरूम्स वग़ैरह, तो वो तमाम चीज़ें डिसाइड की जाती हैं इन वज़रा के ज़रिए, या फिर जिसे कहेंगे हम काबीना, इसके ही ज़रिए। अब सपोज़ अगर कांग्रेस को 64 सीट्स नहीं आते, सिर्फ 30 सीट्स आते, और किसी भी पार्टी को अगर आधे से ज़्यादा नशिस्तें हासिल नहीं होती, तब कौन हुकूमत संभालेगा? तो तब ये पार्टीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे से गठबंधन कर लेती हैं, यानी कि अलायंस बना लेती हैं। जैसे कि कांग्रेस और MIM ये दोनों एक हो गए, और इन दोनों के सीट्स मिलाकर वो लोग क्या बन गए, हुकूमत उन लोगों की बन गई, फॉर्म कर ली उन्होंने। यानी कि एक से ज़्यादा पार्टीज मिलकर गठबंधन बनाकर मखलूत हुकूमत क़ायम करती है। आपस में वो लोग इत्तेहाद कर लेते हैं और क्या करते हैं, एक दोनों के सीट्स को मिलाकर हम दोनों एक में ही हैं ऐसा करके वो एक नई हुकूमत फॉर्म कर लेते हैं। अगर उनको सीट्स, एक ही सियासी पार्टी को अगर सीट्स ना आए, अलग अलग सियासी पार्टी को अगर सीट्स आएँ, तो वो अपना फ़ायदा देखकर जिस पार्टी में ज़्यादा इम्कान है हुकूमत के फॉर्म करने का, तो उसमें वो लोग शामिल हो जाते हैं और इस तरह से वो लोग एक हुकूमत कायम करते हैं। तो वैसी हुकूमत को हम कहेंगे मखलूत हुकूमत। क्लियर? तो अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है रियासती असम्बली, स्टेट असम्बली। तमाम अरकान असम्बली मिलकर अपने में एक रुकन को मुंतखब करते हैं, उसे कहा जाता है स्पीकर। क्या कहा जाएगा उसे? स्पीकर। कौन मुंतखब करते हैं स्पीकर को? तमाम अरकान असम्बली मिलकर। जैसे कि रिसेंट जो इलेक्शन हुआ था उसमें प्रोटम स्पीकर किसे बनाया गया था? अकबरुद्दीन अवैसी को बनाया गया था। प्रोटम स्पीकर मतलब क्या? लिमिटेड टाइम के लिए एक शख्स को मुंतखब किया जाता है एज अ स्पीकर, लेकिन सिर्फ कुछ ही वक्फे के लिए, तो उसे कहेंगे प्रोटम स्पीकर। अकबरुद्दीन अवैसी के बाद में जो स्पीकर बना वो कौन है? गड्डम प्रसाद कुमार। और अब ये प्रोटम नहीं, ये एक्चुअल स्पीकर है। कौन? गड्डम प्रसाद कुमार। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर कोई हिदायत की खिलाफ वर्जी करता है तो वो इन्हें सज़ा देने का भी इख्तियार रखता है। कौन? स्पीकर। और ये क्या करता है? असम्बली के इजलास मुनक़िद करवाता है और वही इस बात का फ़ैसला करता है कि किस बात पर बहस की जानी चाहिए असम्बली के अंदर। क्लियर? तो ये था रियासती असम्बली। तो रियासती असम्बली में क्या किया जाता है? मुख्तलिफ़ उमूर पर बहस व मुबाहसा किया जाता है और यहाँ पर स्पीकर होता है जो फ़ैसला करता है कि किस बात पर बहस करनी चाहिए। यहाँ पर क्या करते हैं, जो अरकान असम्बली है, जो MLAs है, अपने हल्के के जो भी तरक्याती काम हैं, जो भी उमूर है, उनके बारे में जानकारी रखते हैं और वक्तन फ़ौक्तन वहाँ के लोगों के जो भी दरपेश मसाइल है उसको असम्बली में पेश करते हैं। कहाँ पर? असम्बली में पेश करते हैं। असम्बली में क़ानून किस तरह से बनाए जाते हैं? क़ानून की तजावीज़ क्या करते हैं? जो हुक्मरान पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस है, तो उसकी जानिब से क़ानून बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास अक्सरियत ज़्यादा होती है, वो असम्बली में उस क़ानून को ईज़िली मंजूर करवा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा वोट्स मिले हैं। अलबत्ता कोई भी रुकन असम्बली किसी क़ानून की तजवीज़ को पेश कर सकता है और अक्सरियत इसे कबूल कर ले तो वह तजवीज़ क़ानून का दर्जा हासिल कर लेती है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इख्तिदार में पार्टी है सिर्फ वही पार्टी क़ानून की तजवीज़ पेश कर सकती है, ऐसा नहीं है। जो भी दीगर पार्टीज़ है वो भी अपनी राय वहाँ पर पेश कर सकते हैं असम्बली के अंदर, और अगर उनकी राय अच्छी हो जो उन्होंने पेश किया है, चाहे वो MIM के हो, चाहे वो BRS के हो, चाहे वो BJP के हों, अगर उनकी जो राय है जो उन्होंने तजवीज़ की है अगर वो सही है और उसको अगर अक्सरियत ने कबूल कर लिया है, तमाम MLAs को अगर वो बात समझ आ गई और अगर अच्छी लगी, अगर उन्होंने उसको कबूल कर लिया तो वो भी क्या बन जाएगा? क़ानून का दर्जा उसको भी हासिल हो जाएगा। और जो भी क़ानून बनाया जाता है, क़ानून के पास होने से पहले उसकी जो तजवीज़ पेश की जाती है उसको हम कहेंगे बिल। क्या कहेंगे? बिल। असम्बली के दोनों ईवानों में मंजूरी और गवर्नर की मंजूरी के बाद उसे हम कहेंगे एक्ट। क्या कहेंगे? एक्ट। स्टार्टिंग में क्या कहा जाता है? बिल। जब वो बिल पर डिस्कशन किया जाता है असम्बली के दोनों ऐवानों में, जब उस पर डिस्कशन होता है, फिर उसको मंजूरी मिलती है, वोट्स मिलते हैं ज़्यादा, और फिर उसके बाद में उसको गवर्नर की भी मंजूरी मिलती है, तो जब वो बिल से जाके बन जाता है एक्ट। क्या बन जाता है? एक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कानून साज काउंसिल। अब तक हमने क्या पढ़ा था? कानून साज असम्बली पढ़ा था। अब हम देखेंगे कानून साज काउंसिल।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2014 तक मुत्तहिदा रियासतें थीं, ये तो सभी को पता है। आंध्र प्रदेश की मुक़न्नना में 2 ईवान पाए जाते हैं। दूसरे ईवान को क़ानून साज़ काउंसिल कहते हैं। ये 2 अदवार में कारकर्द रही, पहली मरतबा 1958 से 1985 तक, उसके बाद दूसरी मरतबा 2007 से अब तक। ये एक मुस्तकिल ईवान है। हर 2 साल में इसके 1/3 अरकान मुस्तफ़ा हो जाते हैं और इनकी जगह नए अरकान का इंतखाब होता है। इस ईवान के अरकान MLC कहलाते हैं, जो 6 साल की मियाद के लिए मुंतखब किए जाते हैं। तेलंगाना क़ानून साज़ काउंसिल के 40 अरकान हैं। इस ईवान के लिए इंतखाब में हिस्सा लेने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो हिंदुस्तानी शहरी हो, इसकी उम्र 30 साल मुकम्मिल हो चुकी हो, वो मरकज़ी या फिर रियासती हुकूमत से किसी भी नफ़ा बख्श मुलाजिमत पर फायज ना हो। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो जिस तरह से क़ानून साज़ असम्बली के इलेक्शंस हुए थे, क़ानून साज़ काउंसिल में भी आवाम के ज़रिए कुछ लोगों को मुंतखब किया जाता है और कुछ लोग जो है गवर्नर के ज़रिए भी मुंतखब होते हैं और कुछ लोग जो लेजिस्लेचर है उसके ज़रिए मुंतखब होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो कांग्रेस पार्टी है उसने कोदंडाराम और आमिर अली ख़ान दोनों को नॉमिनेट किया था एज ए MLC मेंबर, तो गवर्नर ने उसको अप्रूव कर दिया और कोदंडाराम और आमिर अली ख़ान को MLC का मेंबर चुन लिया गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है 2014 तक ये क्या थी, मुत्तहिदा रियासतें थी। तो जो आंध्र की मुक़न्नना है उसमें 2 ईवान पाए जाते हैं और जो दूसरा ईवान है जैसा कि हमने पढ़ा उसी को क्या कहेंगे, क़ानून साज़ काउंसिल कहेंगे। 2 अदवार में ये कारकर्द रही है। पहली मरतबा कब से कब तक, 1958 से 1985 तक। उसके बाद में 2007 से अब तक ये एक मुस्तकिल ऐवान के तौर पर काम कर रही है हमारे क़ानून साज़ काउंसिल। और क्या किया जाता है, हर 2 साल में एक बार इसके जो 1/3 अरकान हैं उनको निकाल दिया जाता है और उनकी जगह पर नए अरकान का इंतखाब होता है। और इस ऐवान के जो अरकान हैं उन्हें कहेंगे MLC, मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जिस तरह MLA की जो मियाद है वो 5 साल होती है ना, तो जो MLC है उसकी मियाद होती है 6 साल। क्लियर। और जो तेलंगाना का क़ानून साज़ काउंसिल है इसके अरकान हैं 40। कितने अरकान हैं, 40 अरकान हैं। और उन 40 अरकान में से जो 14 अरकान हैं, यानी कि 1/3 जो मेंबर्स हैं असम्बली के अरकान की जानिब से मुंतखब किए जाते हैं। काउंसिल के मेंबर्स कौन चूज़ कर रहे हैं, असम्बली के मेंबर्स चूज़ कर रहे हैं। असम्बली के मेंबर्स क्या कर रहे हैं, काउंसिल के मेंबर्स का इंतखाब कर रहे हैं। कितने, 14 अरकान का। नेक्स्ट, और 14 अरकान को जो मकामी इदारे हैं यानी कि पंचायत, म्यूनसिपल्स, वो लोग मुंतखब करते हैं। और नेक्स्ट 3 अरकान ग्रेजुएट्स जो हैं उनकी जानिब से मुंतखब किए जाते हैं और 3 अरकान असातिज़ा की जानिब से मुंतखब किए जाते हैं। 6 अरकान गवर्नर की जानिब से नामज़द किए जाते हैं। और रियासत में किसी भी क़ानून के बनने के लिए ज़रूरी होता है कि ये 2 जो ऐवान हैं उनकी मंजूरी हासिल हो। क्लियर। नेक्स्ट, गवर्नर। जो रियासत के गवर्नर होते हैं उनको डायरेक्ट जो सदर जमहूरिया हिंद है उसकी जानिब से तकर्रुर किया जाता है। गवर्नर का तकर्रुर कौन करता है, सदर जमहूरिया। रियासत में इस बात को यकीनी बनाना उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि रियासती हुकूमत दस्तूर हिंद के मुताबिक काम करती रहे। गवर्नर रियासत के वज़ीर आला, चीफ़ मिनिस्टर का और वज़ीरों का तकर्रुर करता है। दस्तूर हिंद के मुताबिक गवर्नर को रियासत में तमाम आमिलाना इख्तियारात हासिल हैं। जब कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तब जो गवर्नर है वो कौन थे, तिमिलिसाई सौंदर्य राजन, ऐसा कुछ नाम था, वो गवर्नर थे। अब कौन है गवर्नर, CP राधाकृष्णन। करेंटली कौन है, CP राधाकृष्णन गवर्नर है। तो जो गवर्नर है वो क्या करता है, जो वज़ीर आला और जो उसके जो वज़ीर है चीफ़ मिनिस्टर्स के, उनका तकर्रुर करता है और ये देखता है कि दस्तूर हिंद के मुताबिक गवर्नर ये देखता है कि जो रियासत है सही काम कर रही है या फिर नहीं। और आपने देखा होगा जो शपथ ग्रहण था तो वो किसने दिलाया था, गवर्नर ने दिलाया था चीफ़ मिनिस्टर को। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे तहफ़्फ़ुज़ात का तरीक़ा, सिस्टम ऑफ रिज़र्वेशन। तो देखें यहाँ पर जो भी रिज़र्वेशन दिया जाता है कमज़ोर तबक़ात को दिया जाता है और SC ST जो होते हैं ना उनको दिया जाता है।
क्योंकि उनका जो मुंतखब होना है वो काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए इनकी मुनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए दस्तूर हिंद असम्बलियों की चंद हलक़ों को दर्ज फ़हरिस्त अक़वाम एसीस और दर्ज फ़हरिस्त क़बाइल एसटीज़ के लिए महफूज करार दिया गया है। तेलंगाना की रियासती असम्बली में महफूज हलक़ों की तादाद हम देखते हैं। असम्बली में देखिए जो कुल इंतखाबी हलक़े हैं वो कितने हैं, 119 है। उसमें से 19 जो है एससीज़ के लिए महफूज है, 12 एसटीज़ के लिए और एक जो है एंग्लो इंडियन के लिए क्या किया जाता है, महफूज करके रखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो देखेंगे बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हिंद ने 2 क़वानीन वज़ा किए हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसे हम पॉस्को एक्ट भी कहते हैं। ये जो एक्ट है क़ानून तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल बराए जिनसी जराइम कब आया, 2012 में आया। ये क़ानून बच्चों की भलाई और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट कब आया, 2012 में आया। नेक्स्ट सेकेंड एक्ट बच्चों के साथ इंसाफ, बच्चों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ का क़ानून, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में आया। ये क़ानून बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। जो बच्चे क़ानूनी तसादुम से मुतासिर हैं इनको मदद भी करता है, जैसे कि यतीम हैं और दीगर बच्चे। ऐसे बच्चों के लिए इस क़ानून में तालीम भी है, सेहत है, तग़ज़िया, रहनुमाई वग़ैरह फ़राहम करने की गुंजाइश है और ऐसे बच्चों को समाज में तामीरी रोल अदा करने की तरग़ीब देता है ये क़ानून। कौन सा क़ानून, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो ये था रियासती असम्बली में क़ानून साजी।